हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम आप सभी के लिए एक मैराथन सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम हमने रैपिड फायर सीरीज़ रखा हुआ है। इस सीरीज़ में हम आपका सारा सिलेबस कराएंगे और इस सिलेबस से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस से वो सभी आपको इसमें बता दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है और प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं उनके लिए एक रिवीजन की क्लास रहेगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है या फिर जो लास्ट टाइम के लिए बैठे हुए हैं, किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बीटीसी बस साइड में चल रही थी, तो उन बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो एक तरीके से क्या है, प्रीवियस ईयर वगैरह सब आपको मिल जाएंगे और आपका क्या है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। पासिंग मार्क्स तो अच्छे से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आएंगी तो आपको मिल जाएगी। और अभी हमारे पास कोई लाइव की ऐसी व्यवस्था है नहीं जिससे हम आपको लाइव क्लास दे पाएँ, पर हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करके पूरा प्रयास करते हैं कि जितना भी आपका सिलेबस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पूरी जानकारी उनकी पहुंच सके। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका इसी प्रकार से कराया था और बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, बच्चों ने कमेंट करके बताया था। उसी प्रकार से हम आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है आपकी वो इंग्लिश की क्लास है। फर्स्ट आपका जो चैप्टर था वो था अप्रोच, मेथड और टेक्निक। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। और आपका देखिए रीडर और ग्रामर इस तरीके से पेपर बटा हुआ है। रीडर से क्वेश्चन आपके कम आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएं पूरे पेपर में, लेकिन ग्रामर से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो रीडर्स को भी पढ़ना ज़रूरी है कि रीडर से भी कुछ हम क्वेश्चन कर पाएँ। वही आपके मेथड वगैरह हैं, बस इनको समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं, चाहे वो हिंदी में समझो आप, चाहे वो इंग्लिश में। ठीक है, जिन्होंने याद कर लिया वो ठीक है, अपना याद किया हुआ लिखिएगा, लेकिन जिन्होंने याद नहीं किया तो हिंदी में समझ लो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना बना के लिख देना। तो स्टार्ट करेंगे अप्रोच, मेथड और टेक्निक से। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच होता है आपका दृष्टिकोण, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने का जो है एक वे, उस चीज़ को देखने का दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका एन अप्रोच इज हाउ वी व्यू थिंग्स। चीज़ों को किस तरीके से हम देखते हैं वो होती है आपकी अप्रोच। दूसरा पॉइंट हमने अप्रोच में लिखा है, इट इज़ ए वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग को किस तरीके से देखा जाता है उसी को हम बोलते हैं दृष्टिकोण या अप्रोच। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है, कोई से भी 2 या 3 पॉइंट याद कर लो और वही लिख देना। ये क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग यानी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को समझने के लिए। टीचिंग अप्रोच इज ए थ्योरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज एंड हाउ इट कैन बी लर्नड। किसी भी भाषा को समझने के लिए टीचिंग अप्रोच या टीचिंग जो आपका दृष्टिकोण है वो एक ऐसा व्यू है जो ये बताता है कि भाषा क्या है और इसको कैसे सीखा जा सकता है। तो आप इनमें से कोई से भी 1 या 2 पॉइंट याद कर लो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज अप्रोच। 1 नंबर में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 या 2 पॉइंट लिख देना और आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेथड की तरफ। अप्रोच के एग्जाम्पल देख लीजिए। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये 2 अप्रोच है। एक आपकी ओरल अप्रोच भी मैंने करवाई हुई है। कंस्ट्रक्टिव आपकी संरचनात्मक हो जाएगी, सॉरी सृजनात्मक, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, 2 आपकी अप्रोच ही है। ओरल आपकी मौखिक में आ जाएगी। मेथड क्या होता है? मेथड एक प्लान होता है, एक योजना होती है। जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं, तो पहले से एक रूपरेखा तैयार करके जाते हैं ना, एक प्लान बनाते हुए जाते हैं कि ये पढ़ाना है और इस टॉपिक पर हमें ये मेथड लगाना है। ठीक है, तो ये ही हो आपका क्या होता है, एक प्लान जो बनाया यही आपका मेथड है। यानी कि मेथड इज़ ए प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब हम क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं उस टाइम या उस दौरान हम मेथड को, मेथड जो होता है वो क्या है, उस दौरान जो भी हम प्लान फॉलो कर रहे हैं भाई, जो प्लान होगा वही हमारा क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। यानी कि जो भी हमारा मटेरियल होगा, जो भी हम मैटर लेकर जाएंगे उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, किस तरीके से उनके सामने रखेंगे, वो ही क्या है आपका, वही आपका मेथड कहलाता है। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग भी एक मेथड होता है कि बच्चे खुद करके सीखे, कुछ समझा दिया बच्चों को और उनसे कहो अब इस तरीके से इसको करो और सीखो। ठीक है, कंचे वगैरह ले जाके बच्चों को सिखाना। लैंग्वेज क्लास में बच्चों से खुद बुलवाना, डायलॉग वगैरह बच्चे बोलें। तो लर्निंग बाय डूइंग क्या है कि बच्चे खुद उस चीज़ को करके सीखेंगे।
नेक्स्ट आपके मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड भी होता है, रोल प्ले मेथड भी होता है। आपको जो पढ़ाए गए हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड पढ़ाया है, बाइलिंगुअल मेथड, ये मेथड आपके क्लास में वो सॉरी सेमेस्टर में है, तो आपके सेमेस्टर में ये मेथड पढ़ाए गए और इनसे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरे रीडर से आपका कोई 1 या 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और वो प्रश्न इस तरीके से आएंगे, एक वेरी शॉर्ट में और एक आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, यानी कि एक नंबर का और 2 नंबर के, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम टेक्निक की तरफ कि टेक्निक क्या होता है। तो टेक्निक क्या होगी, हमारी खुद की एक स्ट्रेटजी टेक्निक कहलाती है। टीचिंग टेक्निक आर अवर ओन पर्सनल स्ट्रेटजी दैट वी यूज़ इन क्लासरूम। हमारी खुद की स्ट्रेटजी जो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं वो आपकी होती है टेक्निक। अब देखो, ऐसा होता है ना कि कभी कभार कुछ टीचर का हमें समझ में आता है, कुछ टीचर का हमें समझ में नहीं आता है। टीचर में कोई कमी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उनकी टेक्निक हमें समझ में नहीं आ रही। हर टीचर के पढ़ाने की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, तरीका अलग अलग होगा। वो कुछ चीज़ को किसी अलग तरीके से बता रहे होंगे, कोई टीचर किसी और तरीके से बताएगा, यानी कि उनकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, टेक्निक अलग अलग है। तो वही उनकी टेक्निक समझ में नहीं आती, यानी कि उनकी खुद का, हमारा खुद का पर्सनल एक तरीका होता है, खुद की एक स्ट्रेटजी होती है, वही आपकी टेक्निक कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए टूल दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। ये एक ऐसा टूल होता है टेक्निक जिससे क्या है, हमें तुरंत इमीडिएट एक रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। बच्चों को चीज़ें बताई हमने, कुछ टॉपिक समझाया और वहीं पर क्वेश्चन पुटअप कर लिया, तो उससे क्या है, तुरंत हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा कि बच्चों को वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है उस टेक्निक से, वरना हम दूसरी टेक्निक वहाँ चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और डिवाइस यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम। ये क्या है, एक बहुत ही, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के आपके एक्सरसाइज आ सकती हैं बच्चों से करवाना, जैसे ड्रामा वगैरह करवा दो। लैंग्वेज की क्लासरूम है, अगर बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, भाषा सिखानी है हमें कोई भी बच्चों को, तो वहाँ पर हम क्या करा सकते हैं, उनसे कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। मान लो कि कोई ड्रामा करवा दिया, कोई डायलॉग दे दिए, 2-3 बच्चों को डायलॉग दे दिए, तो उससे वो सीख रहे हैं। और बच्चे जब खुद बोलेंगे तो लैंग्वेज में होता है क्या, भाषा शिक्षण में है क्या, बच्चों को बोलना और उस भाषा को समझना। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें क्या होगा, वो अच्छी तरीके से उनमें जो है एबिलिटी वो डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, हमें कौन कौन से मेथड और अप्रोच पढ़ने हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवाया था, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और ऑडियो वीडियो मेथड, और साथ में आपकी अप्रोच कराई थी स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और एक आपकी ओरल अप्रोच कराई थी। तो फटाफट से इन सभी को देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन फास्ट रहेगा, सीधी सी बात है, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की क्लास हमेशा ही फास्ट रहती है। जैसे हम आपको मैंने पढ़ाया था उस तरीके से जो क्लास करवाई थी, चैप्टर कराए थे, वहाँ पर आपको स्लो स्लो और हर चीज़ समझाते हुए चले थे। रिवीजन में इतना नहीं होता है, फिर भी बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे शायद आपको वहाँ पर नहीं समझ में आए, तो आपको वीडियो उस टॉपिक की मिल जाएगी चैनल पर, और आप पर्टिकुलर उस टॉपिक की डिटेल में जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि बीच में नहीं समझ में आ रहा है, लाइव का भी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन कि हम अभी आपको लाइव क्लास दे पाएँ। ठीक है, फिर भी हम आपके साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हम पूरी आपकी जानकारी पहुंचाएं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो पर्टिकुलर वीडियो डली हुई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, बाकी आप सारी जानकारी यहाँ से ले लीजिए। चलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि इस मेथड में, अब नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि इस मेथड में कुछ ट्रांसलेशन का चक्कर है, यानी कि ट्रांसलेशन करके हम सीखेंगे। लैंग्वेज कौन सी होंगी हमारे पास, 2 लैंग्वेज होंगी, एक मदर टंग होगी और एक हमारे पास टारगेट लैंग्वेज होगी, जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे होंगे। टारगेट लैंग्वेज का मतलब है जो भाषा हम सीख रहे होंगे वो टारगेट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग यानी कि हमारी देशी भाषा। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता क्या है, ये मेथड सबसे पुराना मेथड है इंडिया में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश सीखने का ये सबसे पुराना, मतलब पुराने जो हैं विधियाँ या उनमें से सबसे एक मेथड है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसलिए इसका जो नाम है वो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम क्या है, क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट, इस मेथड में होता क्या है, तो इस मेथड में होगा क्या आपका, in this method students learn grammatical rules and then apply those rules by translating the sentence between target language and native language। इस मेथड में बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लर्न करेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को सीखेंगे।
इसके बाद उसको अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई दोज रूल्स, उन रूल्स को अप्लाई करके ट्रांसलेट करेंगे उस सेंटेंस का किस किस के बीच में, टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से वो भाषा को सीखते हैं। जैसे अपनी नेटिव लैंग्वेज है और उसका रूल सीख ले, ग्रामेटिकल रूल्स, और उनको लगाने के बाद एक दूसरे में ट्रांसलेट करके बच्चों को ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें जो फोकस आपका किया जाता है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा दिस मेथड इज डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले रूल को सीखते हैं फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, वही इसमें हो रहा है। पहले हमने रूल सीखे थे फिर उन रूल्स को अप्लाई किया था, यानी कि सेंटेंस तो काफ़ी सारे आएंगे ना, तो वहाँ पर हम रूल लगाते जाएंगे, यानी कि एग्जाम्पल बाद में मिलेंगे हमें। रूल से हम गए एग्जाम्पल की तरफ, तो आपका डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक मेथड होगा ये। नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। वर्ड इसमें टीचिंग होती है, ट्रांसलेशन इसमें किस में करते हैं, मदर टंग में, और मेजर फोकस किया जाता है आपका रीडिंग और राइटिंग पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख लेते हैं। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखिएगा। गुण और लाभ को, यूज़फुल एट द प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर पर बहुत ही यूज़फुल है ये। नेक्स्ट क्या है, वोकैब बिल्डर है, शब्दकोश का निर्माण हो जाता है इससे, जब हम ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं यानी कि उसका अर्थ भी पता चल रहा है उन वर्ड्स का, तो हमारी वोकैब भी बिल्ड हो रही है। नेक्स्ट क्या है, यूज़फुल इन द क्लास हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी क्लास में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ओवर क्राउडेड क्लास होगी आपकी, बहुत सारे बच्चों की कक्षा होगी, वहाँ पर ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट आइए डिमेरिट्स पर या डिसएडवांटेज पर। तो ये क्या है, अननेचुरल मेथड है। क्यों अननेचुरल मेथड है, देखो जो भी हमारा बच्चों को सिखाने का तरीका होता है या बच्चों में खुद से चीज़ें आती हैं, वो कैसे आती हैं, LSRW के उससे, यानी कि पहले लिसनिंग फिर स्पीकिंग फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, इस तरीके से आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए क्या ये अननेचुरल मेथड है। इट डज़ नॉट इम्प्रूव द ओरल फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इसमें मेन फोकस हम किस पे कर रहे हैं, रीडिंग और राइटिंग पर, तो सीधी सी बात है कि बोलने पर फोकस किया नहीं जा रहा है, यानी कि ओरल फ्लुएंसी डेवलप नहीं होगी या इम्प्रूव नहीं होगी, अटक अटक कर बोल पाएंगे। जब ट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ भी आई मन में बात, ट्रांसलेट करी फिर बोली, ठीक है, तो ओरल फ्लुएंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है, डोंट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। अब जब हम ट्रांसलेट कर कर ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर कोई हमारे मन में विचार आएगा तो वो हमारी नेटिव लैंग्वेज में आएगा, ठीक है, यानी कि मदर टंग में आएगा। हमारा कोई भी थॉट अगर आ रहा है माइंड में तो मदर टंग में आएगा, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि जो सोचने की शक्ति है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज में डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, इट डज़ नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, जो उच्चारण होगा बच्चों का उसको सही करने में मदद नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीकिंग पर फोकस ही नहीं है, गलत पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन इससे करेक्ट करने में ये हेल्प नहीं करेगा। कौन सा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड को देखिएगा। इसके दूसरे नाम क्या है, नेचुरल मेथड या रिफॉर्म्ड मेथड। एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यानी कि उसका अपोजिट होगा, इसमें ट्रांसलेशन पर फोकस नहीं किया जाएगा आपका, ठीक है। डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन वर्ल्ड्स, तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। इस मेथड में होता क्या है, इसके पॉइंट्स देख लीजिए। ए मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली टारगेट लैंग्वेज एंड विदाउट एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ ग्रामर विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को सिखाएंगे, ठीक है, केवल टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ करके, जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं सिर्फ उसी लैंग्वेज का यूज़ कर कर ही सिखाया जाएगा, ट्रांसलेशन पर बल नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है उसको, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसको लेकर हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है। अपोजिट ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यूज़ ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज्ड, देखा, यानी कि मदर टंग को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उस पर बल नहीं देते हैं। और इस हिसाब से आपका जो मेजर फोकस होगा इसमें किस पर होगा, स्पीकिंग और लिसनिंग पर होगा, ठीक है। इसमें फोकस किस पर है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर, उसमें फोकस किस पे था, रीडिंग और राइटिंग पर। नेक्स्ट मेरिट्स देख लीजिए इसकी। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर फिनिश द लेसन, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज डन, ठीक है, पूरा ये एक्टिविटी से भरा हुआ है। जैसे ही लेसन ख़त्म होगा, उस मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं वो ख़त्म होगा, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे,
तो इस तरीके से इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाई जाती हैं। द फोकस इज़ ऑन ओरल प्रैक्टिस, यानी कि स्पीकिंग पर फोकस किया गया था, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, तो ओरल प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, जिस वजह से हमारा क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। उसमें नहीं होता था, उसमें रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस रहता था। इट प्रोवाइड्स बेटर फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें जब बोलने पर ही फोकस कर रहे हैं तो ओरल फ्लुएंसी भी डेवलप होती जाएगी, बेटर होती जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज देखिए। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, एक्सपेंसिव मेथड है ये। अदर स्किल नेमली रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड, इसमें रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया गया है, वहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर किया था। और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर अगर आप इसको लगा दो तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आना। वो जब तक उनको मदर टंग से ट्रांसलेट करके नहीं बताओगे वो कैसे समझ पाएंगे। जब वो मदर टंग में ही हर चीज़, कोई छोटा बच्चा है वो मदर टंग में ही चीज़ें सीख रहा है, वो कहाँ से एकदम से टारगेट लैंग्वेज सीख जाएगा। तो वहाँ पर हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ज़्यादा ठीक रहता है। नेक्स्ट है आपका बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, डेवलप किया था सीजी डॉटसन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछा भी गया ये क्वेश्चन आपका। ये है क्या, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये जो मेथड है आपका बहुत ही कॉमन मेथड है इंग्लिश सिखाने का या इंग्लिश की टीचिंग का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, टारगेट लैंग्वेज और आपकी मदर टंग, यानी कि इस मेथड में बाइलिंगुअल। अब यहाँ पर है क्या, दो लैंग्वेज यूज़ की जाएंगी। बाई मीन्स टू, लिंगुअल यानी कि लैंग्वेज, यानी कि दो भाषाएं यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। कौन कौन सी, एक मदर टंग होगी और एक आपकी कौन सी होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इसका पॉइंट है, इट इज़ ए मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया था ऑब्जेक्टिव में। कौन सा मेथड मिड वे होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का, तो वो आपका होता है बाइलिंगुअल मेथड। तो ये दोनों मेथड के बीच का मेथड है। मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर द मीनिंग, मदर टंग का यूज़ करते हैं भाषा, सॉरी, अर्थ को अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से समझाने के लिए। इसमें आगे क्या है, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज़ मदर टंग, टीचर यूजेज इट व्हेन नीडेड। बच्चे यूज़ नहीं कर सकते मदर टंग का, बस क्या कहते हैं, टीचर यूज़ करेगा, वो भी जब आवश्यकता पड़ेगी उसको समझाने के लिए, तब उसका यूज़ करेगा। और इसमें सैंडविच टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, जिसमें आपके 3P आते हैं सैंडविच टेक्निक में। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स क्या होंगी, बाइलिंगुअल मेथड इज़ चीप मेथड, ये बहुत ही सस्ता मेथड है। इट ऑल्सो स्ट्रेस स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस पर ये क्या करते हैं, इस पर भी दबाव बनाता है। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड। और ध्यान रखना इसमें क्या है, इसमें दोनों लैंग्वेज तो यूज़ हो रही हैं, पर बच्चा वो लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सिर्फ टीचर यूज़ करेंगे मदर टंग का, वो भी कब, जब उनको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बीच का मेथड है, दोनों ही मेथड, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी उसमें कुछ कुछ लग रहा होगा और आपका कौन सा डायरेक्ट मेथड भी कुछ कुछ आएगा, तो उन दोनों के बीच का मेथड है ये। नेक्स्ट क्या है, इट सेव्स द टाइम, लेबर एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। ये टीचर की टाइम, लेबर, एनर्जी तीनों को ही क्या है, बचाता है ये मेथड। आगे बढ़ते हैं डिमेरिट्स की तरफ। इसकी डिमेरिट्स देख लीजिए। रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड, इसमें रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया गया है। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, टीचर का ही काम है ना ज़्यादा, तो क्या है वो पैसिव लर्नर, और टीचर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, ग्रामर इज़ नॉट टॉट सिस्टमेटिकली टू लर्नर्स इन दिस मेथड। ग्रामर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सिखाई जाती, वो सिर्फ आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही सिखाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रूल्स वगैरह पहले ही बता दिए जाते हैं, और इनमें क्या है, रूल्स वगैरह नहीं बताते, यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। तो ग्रामर इसमें इंडक्टिव तरीके से सिखाई जाएगी, वहाँ पर ग्रामर डिडक्टिव सिखाई जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका डॉक्टर वेस्ट का मेथड। तो ये दिया था डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने आपका। ये मेथड आपका किसके अगेंस्ट मेथड है, तो ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट मेथड है ये आपका। रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रीडिंग है वो सबसे शॉर्ट तरीका है चीज़ों को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी के दो टाइप होते हैं, एक आपका ओरल होता है और एक आपका साइलेंट होता है। ओरल में क्या है, बोल बोल के, जैसे मैं बोल रही हूँ ओरल ये है। ठीक है, और साइलेंट यानी कि मौन, अपने मन के अंदर बोलना। ठीक है, जिसमें आवाज़ नहीं आएगी। जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, इन्होंने फोकस किया था साइलेंट रीडिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इट इज़ ईजियर टू एक्वायर ए रीडिंग नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज देन टू एक्वायर स्पीकिंग। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के जो ज्ञान प्राप्त करना है वो बोलने से आसान हो जाता है। जब उसको बोलते रहेंगे ना, तो उसकी तुलना में पढ़ने से उसको जो ज्ञान है वो आसानी से प्राप्त होगा।
ठीक है, किसी भी भाषा को। इट इज़ ईजियर टू एक्वायर ए रीडिंग नॉलेज, यानी कि रीडिंग नॉलेज जो पढ़ने की नॉलेज है वो आसानी से प्राप्त होगी किसकी अपेक्षाकृत, स्पीकिंग यानी कि बोलने की अपेक्षाकृत। खुद से पढ़ते रहो यानी कि साइलेंट रीडिंग करो तो जल्दी आप सीख जाओगे। अपेक्षाकृत बोल बोल के पढ़ोगे यानी कि ओरल पे ध्यान दोगे बोल बोल कर, तो उससे जल्दी आप या उससे आसानी तरीके से आप कब सीखोगे, साइलेंट रीडिंग से यानी कि मौन पठन से। नेक्स्ट आते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड पर। उनके मैंने डिमेरिट्स और मेरिट्स नहीं कराए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आते हैं तो वहाँ पर आप खुद बना के लिख देना कि इसमें मेरिट्स में क्या आप लिख सकते हैं। उनमें टाइम सेविंग है मेथड, एक्सपेंसिव नहीं होगा, नॉट एक्सपेंसिव, डेवलप रीडिंग हैबिट, खुद से पढ़ रहे हैं ना तो रीडिंग हैबिट तो डेवलप होगी ही होगी। ठीक है, और उनके जो उन्होंने बताया था उन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं आप कि इन्होंने किस पे बल दिया है, साइलेंट रीडिंग पर, तो एम्फेसाइज ऑन साइलेंट रीडिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर किसको किया था, ना ही बोलने पर बल दिया, ना ही रीड उस पर या कहते हैं सॉरी राइटिंग पर, और ना ही लिसनिंग पर। तो बस लिख देना इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, इस तरीके से डिमेरिट्स भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये क्या था आपका, इसको आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड इन द यूएस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रही थी उस टाइम पे ये यूएस में डेवलप किया गया था, यानी कि वहाँ पर सिर्फ इतना सिखाया जाता था कि जो आर्मी के लोग हैं वो दूसरे अगर देश में जाएंगे तो वहाँ की थोड़ी बहुत भाषा को वो सीख सकें। ठीक है, वहाँ की जो चीज़ें होंगी उनको समझ सकें। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डायरेक्ट मेथड बट मैनी आर डिफरेंट। इसके जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं वो क्या है, डायरेक्ट मेथड के जैसे ही सेम टू सेम होते हैं पर कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे आगे देखिए इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड के अंतर्गत जो भी भाषा सिखाई जाएगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो किस में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, टारगेट लैंग्वेज में दिए जाएंगे। ओरल रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ स्क्रिप्टेड डायलॉग्स, इसमें सीधे सीधे इस मेथड में होता क्या है, डायलॉग वगैरह स्क्रिप्टेड होते हैं, उन्हीं का यूज़ करके बार बार वही बुलवाते रहते हैं जिससे वो समझ जाएं। ठीक है, थैंक यू बोलना है तो थैंक यू बोलते जाएंगे, यानी कि उतना डायलॉग ही बार बार उसी टारगेट लैंग्वेज में उसी डायलॉग को रिपीट करवाते जाते हैं। मदर टंग का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इसको यूज़ नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और उसी को बार बार रिपीट कराते रहेंगे जिससे वो क्या है, वो दिमाग में एक तरीके से छप जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आइए ऑडियो वीडियो मेथड पर। ये आपका इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि यहाँ से आपके ऑडियो विजुअल एड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोर इफेक्टिव मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जैसे जो ऑडियो विजुअल एड्स है उनका यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते, चार्ट ले लिया या फिर कोई भी वीडियो क्लिप ले ली, कोई भी ऑडियो क्लिप ले ली, उससे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे वहाँ पर क्या है, एक्टिव रहते हैं और अच्छे से यानी कि रुचि लेते हुए वहाँ पर इंटरेस्ट लेते हुए सीखेंगे। तो इसलिए ये क्या है, मोर इफेक्टिव मेथड रहता है। द ऑडियो विजुअल मेथड रेफर्स टू बोथ साउंड एंड पिक्चर्स, यानी कि दोनों पर ये दोनों ही मेथड की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ, श्रव्य दृश्य विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। किसकी तरफ जाएगा, साउंड और पिक्चर दोनों को ही ये लेगा, दोनों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, और मिक्स भी कर सकते हैं यानी कि एक वीडियो बन जाएगी फिर तो साउंड और पिक्चर दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स पर। तो सिंपल विजुअल एड्स होते हैं जैसे आपका ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट, मैप, मॉडल्स, ग्लोब, पिक्चर, डायग्राम, फ्लैनल चार्ट, ये सब आ जाएंगे आपके सिंपल विजुअल एड्स में। मैकेनिकल जो होंगे उसमें आपका क्या, जो वैसी चीज़ें होंगी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब आ जाएंगे मैकेनिकल। ऑडियो विजुअल एड्स में आपका सिनेमा, टेलीविज़न इत्यादि। ठीक है, ETC लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपका जो है इम्पोर्टेंस पूछी गई थी कि ऑडियो विजुअल एड्स की क्या इम्पोर्टेंस होगी। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस देख लीजिए, इनकी करेक्टर इसके कुछ भी आ सकता है, दोनों में सेम पॉइंट्स लिख देना। इट शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, ये क्या है, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। लार्ज इनफ टू सीन बाई ऑल स्टूडेंट्स, कितने भी स्टूडेंट्स हों और उन स्टूडेंट्स को क्या है, इनकी जो विशेषता रहेगी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा इन सब से। ठीक है, और चीज़ें क्या है, जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कुछ भी ले लो, चार्ट पर ले लो, बच्चों को क्या है, अगर आपको फ्रूट्स नेम याद कराने हैं, वेजिटेबल्स नेम याद कराने हैं, चार्ट पेपर लेके जाते हैं जिसपे क्या है, जो फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, उनकी पिक्चर्स भी होती हैं और नीचे उनका नेम लिखा होता है, तो बच्चे कितनी आसानी से उसको पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। बॉडी पार्ट्स याद कराने, वो भी ऐसे ही करवाते हैं चार्ट के माध्यम से।
तो इनको जो ऑडियो विजुअल एड्स है, इनका यही मेन काम रहता है कि बच्चे क्या हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट लेते हुए चीज़ों को सीखते रहते हैं और वो चीज़ उनके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहेगी। जब बच्चे क्या हैं, उसका हम लोग भी हैं, अगर हमें कोई मीनिंग याद करानी है, कुछ भी याद कराना है, अगर हम उसको पिक्चर से देखें, जैसे आप देखते हैं अपनी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। अभी जो भी चीज़ें याद करी हैं सेमेस्टर की, बहुत टाइम तक याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर अभी कोई आपने मूवी देखी हो, भले ही 4-5 साल पहले देखी हो, उस मूवी की पूरी स्टोरी आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखी है, ऑडियो सुनिए, साथ साथ सीन चल रहे थे। वैसे ही सेम रहता है हम लोगों के साथ या बच्चों के साथ। अगर हम उनको एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो एप्पल कैसा होता है ये उनको दिखा दिया जाए, तो वो उनको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये एप्पल था। अब उसकी जगह अगर मैंगो ले आओ, तो उस मैंगो को वो एप्पल कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस एप्पल को वो देख चुके हैं, यानी कि उसकी पिक्चर उनके माइंड में सेव हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, अपग्रेडेड और अपडेटेड आपका रहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के मानसिक जो उनका लेवल होता है, मेंटल लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑडियो विजुअल एड्स रहते हैं और अफोर्डेबल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, आप बच्चों के लिए आराम से सस्ते में भी इनका काम चल जाएगा। तो ये क्या है, अफोर्डेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज गेम। तो लैंग्वेज गेम क्या होते हैं? गेम विच इज़ प्ले टू लर्न इंग्लिश इन ए प्रॉपर वे इज़ कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स। यानी कि ऐसे गेम जो इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सिखाने में काम आते हैं, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, वही आपके लैंग्वेज गेम कहलाएंगे। इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी आई हुई है, तो इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। लैंग्वेज गेम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन लर्निंग, यानी कि सिखाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है लैंग्वेज गेम्स का। क्योंकि बच्चे क्या हैं, खेल खेल में बहुत जल्दी, बच्चों को अगर टेबल याद करानी है, खेल खेल में सिखाओ। ठीक है, स्पेलिंग याद करानी है, खेल खेल में सिखाओ। ठीक है, अंताक्षरी वगैरह क्लास में करा देते हैं, कितने अच्छे से बच्चों को वर्ड मीनिंग याद रहती हैं। तो वही है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ये क्यों आवश्यक है? जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको इजी बनाने में, रुचि बनाने में, रुचिपूर्ण या रुचिकर बोल सकते हो, और उसको आनंदपूर्ण बनाने के लिए ये आवश्यक है। द लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिव। लर्नर्स तब जल्दी सीखेगा जब वो खुद एक्टिव होगा। मान लो टीचर ही सब बोले जा रहा, बच्चों से कुछ करवा नहीं रहे हैं, तो बच्चे क्या है, फिर पीछे बैठ के बच्चे सो रहे होंगे। बच्चे जब एक्टिव ही नहीं है तो सीखेंगे कैसे? तो लर्नर्स जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक उनको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ना ही सीखने में वो रुचि लेंगे। ठीक है, और इनके माध्यम से बच्चे क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आगे देख लीजिए, गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल द 4 स्किल्स। LSRW चारों स्किल्स में ये क्या करते हैं, लैंग्वेज गेम आपके रहते हैं, और उसमें सभी में बच्चे सीखते हैं। ठीक है, W देखो राइटिंग में कैसे रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, जंबल वर्ड दे दो, जंबल सेंटेंस दे दो, वहाँ पर भी बच्चे दिमाग लगाएंगे, मेंटल भी रहेंगे, और मतलब मेंटल एक्टिविटी भी रहेगी और फिजिकल लिखने वाली भी रहेगी। कुछ गेम्स आपके नीचे दे दिए, जैसे क्वेश्चन गेम, पजल गेम, प्रोनाउंसिएशन गेम, इस तरीके से गेम आ सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज गेम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपके एग्ज़ाम में अभी तक जो पूछे गए थे वो सारे वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ 2016 से। ये आपके 2019 तक के पेपर में जितने भी आए थे, फिलॉसफी, कंपार्टमेंट, ट्रैवल, अल्फ़ाबेट, रेसिटेशन, बिलीव, स्ट्राइक या स्ट्रोक दोनों हो सकता है, अनकाउंटेबल, आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से ये आए थे, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आएंगे भी इसी तरीके से। ठीक है, तो अब तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, इनको तो कोई याद करा भी नहीं सकता है इतने टाइम में कि आप सारी, वो तो वोकेबलरी के ऊपर है, जितनी आपने अभी तक सीखी है उनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगी आपकी। 3 या 4 देते हैं, नहीं तो 2 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 2 नंबर में। आगे आते हैं लैंग्वेज स्किल्स पर। 4 होती हैं आपकी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इनकी जो सीक्वेंस रहती है LSRW रहता है। इनको इस तरीके से बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा जो आपकी पैसिव स्किल्स है, ठीक है, वो आपकी कौन सी होती हैं, लिसनिंग और रीडिंग होती हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी होती है, तो वो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग होती हैं। इसमें हम एक्टिव रहते हैं, बोलने में भी हम एक्टिव रहेंगे और लिखने में भी रहेंगे। जब हम लिसन किसी की बात सुन रहे हैं तो वहाँ पर हम पैसिव होते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी पैसिव होते हैं। प्रोडक्टिव स्किल आपकी कौन सी रहती हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, क्योंकि इसमें क्या है, अपने मन की बात या अपने विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स बता रहे होते हैं, चाहे बोलकर बताएं चाहे लिखकर बताएं, तो वहाँ पर आपकी ये स्किल कौन सी होगी, प्रोडक्टिव स्किल्स होगी।
नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रक्चरल अप्रोच पर। तो ये क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल ओरल अप्रोच, यानी कि इसमें मौखिक और श्रव्य अप्रोच दोनों आती हैं आपकी। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश टू द सेंटेंस। स्ट्रक्चरल संरचनात्मक है, तो इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से स्ट्रक्चरल अप्रोच है, तो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर सिखाते हुए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का अरेंजमेंट। जैसे आपका क्या रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, तो ये स्ट्रक्चर बताना, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से इन वर्ब का वर्ड्स का अरेंजमेंट सिखाते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपकी सिचुएशनल अप्रोच। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो हमारी खुद की सिचुएशन होगी ना, रियल लाइफ की, कोई भी आप वर्णन कोई भी ले सकते हैं इंसिडेंट, उसके बाद बता सकते हैं कि इस तरीके से हैं चीज़ें। ठीक है, टीचर क्रिएट्स ए रियल एंड मीनिंगफुल सिचुएशन इन द क्लासरूम। खुद ही वो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कोई भी मीनिंगफुल, और उससे भी सिखा सकते हैं। कोई भी सेंटेंस का पैटर्न है, जैसे मान लो कुछ भी चीज़ें रख दी, एप्पल रख दिया, दिस इज़ ए एप्पल, एक सेंटेंस का सिखा दिया ना। सिचुएशन रखे, कुछ भी सिचुएशन रख दो, कोई कार लेके आए, उसको चला के वहाँ दिखा रहे हैं, तो कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके बता सकते हैं। सिचुएशन भी दो प्रकार की होंगी आपकी, एक नेचुरल होगी, एक आर्टिफिशियल होगी। जो चार्ट वगैरह, मॉडल पेपर या इन सब के माध्यम से हम क्रिएट करेंगे, वो हमारी आर्टिफिशियल सिचुएशन होगी, जो आपकी कुछ इस तरीके से आएंगी। रियल सिचुएशन और एक आर्टिफिशियल, इसमें चार्ट, मैप, मॉडल, पिक्चर, ब्लैक बोर्ड, ETC, ये सारी चार्ट या मतलब सॉरी आर्टिफिशियल में आ जाएंगी। ब्लैक बोर्ड पर भी हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी वर्ड वगैरह देकर, तो वहाँ पर बच्चे क्या है, एक्टिव तरीके से सिचुएशन के माध्यम से हम सीखेंगे। नेक्स्ट है आपकी ओरल अप्रोच। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच इज दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज इज़ टू स्टार्ट ओरली। जो ओरल अप्रोच का जो सिद्धांत है वो ये है कि सबसे ही सीखने का ये आसान तरीका है, और इसमें किस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं, ओरली, मौखिक रूप से। द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल न्यू मटेरियल्स ओरली विद द स्टूडेंट्स, दे ओनली लिसन एंड देन यूज इट इन स्पीच। पहले वो चुपचाप सुनेंगे, जो टीचर उनको सामने प्रेजेंट करेगा, उनको बताएगा, और उसके बाद वो उसका बोलने में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपकी होती है ओरल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्पेलिंग्स और आपकी हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे पिजन आपको दी थी, नाइटिंगल, 11, कैबिज, पिचर प्लांट, सोल्जर, वेडनेसडे, और आपका पाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोज पर। व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज क्या होता है, प्रोज और पोइट्री। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है सीधे सीधे। प्रोज कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड्स प्रोजा, जिसका मीनिंग होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि सीधी सीधी बात कहना। कहानी में होता क्या है, जो बात कहनी है सीधे सीधे कह देते। कविता यानी कि पोइट्री में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर घुमा घुमा के कहना। लाइन केवल इतनी सी होगी और उसका मीनिंग इतना गहरा निकलेगा कि पता नहीं। तो पोइट्री में क्या होता है, पोइट्री में सीधी सीधी बात नहीं कहते, प्रोज में सीधे सीधे अपनी बात को कह देना। प्रोज इज वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। ठीक है, भाषा का जो नेचुरल फ्लो है इसको ये फॉलो करता है ये, और इसमें क्या है, सीधे सीधे उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अपनी बात जो है वो सीधे सीधे लिख कर या बोल कर किसी भी तरीके से बता सकते हैं। आगे आते हैं एम्स ऑफ प्रोज, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, जो इसके उद्देश्य हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो है आपका टू डेवलप द स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ बच्चों का लगाव या उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करना। जो हिंदी में तर्क चिंतन कल्पना शक्ति का विकास करना, सेम वैसा ही है। तो टू डेवलप द स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड लव फॉर द नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग, उनको मौन वाचन के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना, जिससे वो उसकी प्रोज या पोइट्री का खुद से मीनिंग भी निकालने लगे। ठीक है, साइलेंट रीडिंग में होगा क्या, वो खुद से मीनिंग वहाँ निकालते रहेंगे। टू बिल्ड देयर करेक्टर्स, ठीक है, उनके अंदर एक करेक्टर का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, ठीक है, उनकी वोकेबलरी या वोकेबलरी बिल्डर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वोकेब बिल्डर, तो वोकेबलरी को उनमें निर्मित करना। आगे बढ़िए, पोइट्री क्या होती है, व्हाट इज ए पोइट्री। तो पोइट्री इज ए स्टाइल ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड राइम। ठीक है, या रिदम।
तो पोइट्री में क्या होता है, पोइट्री में जो शब्द होते हैं उनका आपस में ही इंटरप्ले होता है, यानी कि खेल चलता रहता है, और इसमें रिदम की भी ज़रूरत होती है। जो राइमिंग वर्ड आपके पीछे पीछे यूज़ होते हैं ना वो, और जो जैसे आपका ये ध्यान रखना, जब प्रोज आता है तो वहाँ पर आपके पैराग्राफ चलेंगे, और जो पोइट्री आएगी तो वहाँ पर आपका स्टैंजा चलेगा। जो आपके जैसे प्रोज में क्या होते हैं, प्रोज में एक पैराग्राफ बोलते हैं ना, एक पैराग्राफ लिखो, लेकिन पोइट्री में उसको पैराग्राफ ना बोल के स्टैंजा बोला जाएगा, ठीक है। लिटरेचर का एक टाइप है ये आपका पोइट्री। इसमें एम्स क्या होंगे पोइट्री के, तो सेम प्रोज वाले आप एम्स लिख सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन की पावर डेवलप करना, वोकेबलरी बिल्डर लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही सारे आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए प्रोज एंड पोइट्री। तो राइटर यूजुअली हैज़ नो वर्ड लिमिट, इसमें उनके पास कोई ऐसी नहीं सीमा है कि बस इतने ही शब्दों का, क्योंकि प्रोज आपने देखी होंगी कहानियाँ कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो वहाँ पर कोई शब्दों की सीमा नहीं होती है। पोइट्री में होती, पोइट्री क्या, कविता इतनी सी बात इतने में लिखनी है, वो पूरा बहुत ही डीपली मीनिंग लिए हुए होती है। तो पोइट्री क्या है, पोइट्री यूज अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड। नेक्स्ट क्या है, वर्ड आर क्लियर एंड डायरेक्ट, वर्ड सीधे सीधे होते हैं इसमें और सीधा सीधा मीनिंग एक देते हैं, लेकिन पोइट्री में वर्ड्स होल्ड मल्टीपल मीनिंग्स, बहुत सारी मीनिंग लिए हुए बैठे होंगे, एक एक वर्ड के पास का मतलब काफ़ी अलग अलग मीनिंग दे रहे होंगे ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोज डज नॉट पे अटेंशन टू राइम, इसमें राइम पर कोई अटेंशन नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर राइम पर ध्यान दिया जाता है कि राइमिंग वर्ड पीछे आ रहे हैं या नहीं। इडियम्स आर रिटन इन द सेंटेंस, ठीक है, इडियम सॉरी आइडियाज़ आर रिटन इन द सेंटेंस, सेंटेंस आर ग्रुप्ड इनटू पैराग्राफ। देखो वही बात आ गई ना, जो यहाँ पर जो विचार होंगे, आइडिया होंगे, वो सेंटेंसेस में लिखे जाएंगे, और सेंटेंसेस का ग्रुप आपका कहलाता है पैराग्राफ। यहाँ पर आइडियाज़ आपके लाइंस में लिखे जाएंगे, और उन लाइंस का ग्रुप कहलाता है स्टैंजा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 आपको मैंने बता दी हैं प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ग्रामर की स्पेलिंग, इसको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। हो सकता है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ठीक है। तो ग्रामर की स्पेलिंग आपकी क्या होती है, GRAMMAR, ठीक है, ये ग्रामर की स्पेलिंग होती है, ठीक है। ER कर देते हैं, ER नहीं होगा आपका, AR होगा वहाँ पर। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका नाउन है। अब यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन आ रही है वो आपको बताती हुई चलूँगी। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन याद कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, आपकी आ सकती है एग्जाम में। 1 से 2 डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, 1 या 2 डेफिनेशन आएंगी ही आएंगी, तो अच्छे से डेफिनेशन को याद कर लो। सबसे पहले नाउन की याद करो। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में राम, मोहन, गर्ल, एलिफेंट, पार्क, स्कूल, चेयर, कार, ऑनेस्टी, सब कुछ नाउन है। इस विश्व में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, सब कुछ जितने भी नाम हैं, सारे नेमिंग वर्ड क्या हैं, सब नाउन होते हैं। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन पर। तो नाउन के काइंड्स होते हैं 5। अब यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन के साथ साथ नाउन के जितने भी काइंड्स है 5 है, पाँचों की डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वैसे नाउन अगर संख्याओं के आधार पर बांटे इनको तो आते हैं आपके काउंटेबल नाउन, और दूसरा आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंट कर पाएंगे तो उनका क्या बनेगा, सिंगुलर और प्लूरल भी बनेगा। संख्या में वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब काउंट कर पा रहे हैं तो सिंगुलर प्लूरल बनेगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते हम। जैसे मान लो पानी हो गया, पानी को क्या काउंट कर पाएंगे, नहीं, उसको मेज़र कर पाएंगे। पानी को काउंट नहीं कर पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और ये सिंगुलर में ही रहेगा, ठीक है। आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तीनों को हम काउंट कर सकते हैं, तीनों आपके आते हैं काउंटेबल में। और मटेरियल नाउन आपका और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपके दोनों आते हैं किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते कि क्या होता है प्रॉपर नाउन। तो सॉरी, पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन देख लो आप। द नाउन विच कैन बी काउंट, जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय हो गया, एक बॉय एक गर्ल, या एक से ज़्यादा बॉय, ठीक है, तो बॉयज़ हो जाएगा। फिर बॉय, गर्ल, टेबल, हाउस, पेन, हेयर, स्टार, कंट्री, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। अनकाउंटेबल में क्या आएगा, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मनी, वाटर, मिल्क, राइस, बटर, शुगर, जॉय, ये सब क्या हो जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे, ठीक है।
मनी को ध्यान रखना, मनी अनकाउंटेबल नाउन है आपका। नेक्स्ट आइए आगे। आगे आपका प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में बात करना। द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ प्रॉपर या स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे आगरा, इंडिया, मंडे, में, इंग्लिश, सब क्या है प्रॉपर नाउन। मतलब ऐसे लो, अगर आप किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, वो चीज़ विश्व में या वर्ल्ड में कोई स्पेशल होगी, स्पेसिफिक होगी ना, वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, सभी के नाम आ जाते हैं, नदियों के नाम भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आपके माउंटेन हो गए, उनके नेम भी आएंगे, लेकिन जो माउंटेन है वो आएगा किसमें, एक पूरे के पूरे किसका, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं ना, और उसमें अगर ले लिया माउंट एवरेस्ट, तो वो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। और जो माउंटेन आएंगे वो किस में आएंगे, आपके कॉमन नाउन में। ठीक है, आगे बढ़िए। कॉमन नाउन क्या होते हैं आपके, इनकी भी डेफिनेशन याद कर लेना। द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन की बात करेंगे, जैसे स्कूल की बात करूँ तो स्कूल बहुत सारे होते हैं, कॉलेज बहुत सारे होते हैं, यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर दी या और किसी यूनिवर्सिटी की बात कर दी, तो वो आपकी कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी हो जाएगी है। और या फिर मान लो रिवर की बात कर रहे हैं, तो रिवर आपकी बहुत सारी हैं, रिवर है क्या आपका कॉमन नाउन। गंगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, बॉय कॉमन नाउन, और राम मोहन प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो बॉय, गर्ल, कंट्री, बुक, वॉच, वॉच में सोनाटा ले लो तो प्रॉपर हो जाएगी। मंथ, लैंग्वेज, प्लैनेट, ये सब क्या हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि जो किसी पर्सन, प्लेस, ग्रुप का या कलेक्शन का बोध कराएंगे जो नाउन, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे आपका आ जाएगा ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का कलेक्शन क्या है, टीम कहलाता है। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं क्लास, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कलेक्शन हो जाएगा क्लास। कीज के कलेक्शन को बोलते हैं बंच। तो ये जो बंच, ये जो तीनों वर्ड अंदर लिखे हैं, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, ज्यूरी, आर्मी, फ्लॉक, कॉलोनी, क्राउड, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, बुके वगैरह, ये सब भी आपके क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं, कलेक्शन हैं, ग्रुप हैं ये। नेक्स्ट आइए मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स मैटर या सब्सटेंस, किसी के बारे में बताए जिससे कोई क्या कहते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ बना पाए। जैसे मान लो सोना है, सोने से हम क्या बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, या कोई भी आभूषण, आपका कोई भी ज्वेलरी बन सकती है सोने से। ऐसी सिल्वर हो गई, उससे भी रिंग बन सकती है, नेकलेस बन सकता है। ऐसे ही आपका क्या है, लकड़ी हो गई, फर्नीचर बनेगा उससे। ये सब क्या है, एक सब्सटेंस यानी कि पदार्थ हैं, तो यही आपके क्या है, मटेरियल नाउन में आएंगे। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कर्ड, दही होगा आपका कर्ड, वुड, क्ले, आयरन, लेदर, इन सब से कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनसे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैसे आपके अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, लेकिन उनके पहले मतलब अब देखो ए या एन लगा दिया तो फिर वो काउंट हो कर पाएंगे ना उन्हें। ए गोल्ड, हाँ ए गोल्ड रिंग, ए गोल्डन रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एक अंगूठी है गोल्ड की बनी हुई, लेकिन एक गोल्ड और वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, डेफिनेशन आई हुई है इसकी। द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, मर्सी, काइंडनेस, ओपिनियन, चाइल्डहुड, यूथ, ब्यूटी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनकी भाववाचक संज्ञा, जितनी भी भावनाएं आ जाएंगी, फीलिंग्स आ गया, ठीक है, मतलब फीलिंग्स जितनी भी आएंगी, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगा, मर्सी, मर्सी दया होती है। ठीक है, अवस्थाएं आ जाएंगी, चाइल्डहुड हो गई आपकी, यूथ हो गया, अवस्थाएं हैं ये। तो इस तरीके से ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। आगे आते हैं नाउन नंबर पर, यानी कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं। दो नंबर्स होते हैं सिंगुलर में, यानी कि जिसमें किसी एक चीज़ का बोध करा रहा होगा, प्लूरल में क्या होगा, एक से अधिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि हिंदी में एक वचन और बहुवचन। इनकी डेफिनेशन का ध्यान इतना मत दीजिए, लेकिन फिर भी इतना तो बना लीजिए कि अगर मान लो आ गई सिंगुलर नाउन क्या होता है तो बना के हम लिख सकें। तो क्या होगा, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग्स, प्लेस इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। बस मोर देन वन लगा देना,
और आपका प्लूरल की डेफिनेशन बन जाएगी। सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा आपका, बॉय, गर्ल, ट्री, पेन, चेयर, मैंगो, ग्लास, चाइल्ड, बुक, जितनी भी एक एक हैं लिख दो, ठीक है। अब प्लूरल में क्या आ जाएंगे, सेम वैसे ही डेफिनेशन है। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ट्री का ट्रीज, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, मैंगोज, ग्लासेस, चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ध्यान रखना, बुक का बुक्स। तो ये आपके प्लूरल नाउन हो गए। फॉर्मेशन बता देते हैं सीधे सीधे प्लूरल का। कभी कभी क्या होता है, सीधे सीधे एस जोड़ दो, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे एस तो जोड़ ही देना, प्लूरल बन ही जाएगा, ठीक है। और एक आध रूल को भी देख लेना। सामान्यतः केवल एस जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं, जैसे काउज हो गया, हाउसेस, ट्रीज, प्लांट्स, बुक्स, सिस्टर्स, टेबल्स, कैट्स, डॉग्स और आपका हॉर्सेस, ठीक है। तो सिंपल एस जोड़ा और हमारा प्लूरल बन गया। इसके आगे देखिएगा, कभी कभार क्या होता है, एस नहीं जोड़ते हैं, ई एस जोड़ना पड़ता है। कब जोड़ेंगे ई एस, जब ओ लगा हो, एक्स लगा हो, सी एच लगा हो लास्ट में। किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस और जेड आता है तो वहाँ पर हम ई एस लगा देते हैं। जैसे बस तो बसेस, ई एस जुड़ा, बंच, बंचेस, सॉरी बेंच, बंच नहीं बेंच है ये, बेंचेस हो जाएगा। टॉर्च, टॉर्चेस, वॉच, वॉचेस, हीरो, ओ मिला, हीरोज। ऐसे ही मैंगो का मैंगोज हो रहा था, क्लासेस, डिशेज, मैंगोज, बफेलोज आपका पूछा गया है एक बार एग्जाम में, गैसेस, ब्रशेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे बनेंगे, बस इसको रूल्स को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई आता है और उस वाई से पहले वॉवेल होता है तो वाई के जस्ट बाद हम एस लगा देते हैं। जैसे बॉय, बॉय से पहले ओ है और ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे चारों क्या है, पांचों आपके वॉवेल होते हैं, ये मिल जाएगा। और फिर आपका बाई मिलेगा पीछे से, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सीधे एस जोड़ देंगे। जैसे बॉयज़ हो गया, डे का डेज, की का कीज, टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज और वैली का वैलीज। केवल एस जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ना ही कुछ हटेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई होगा लेकिन वाई से पहले क्या होगा आपका, कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सब आएंगे तो वाई को हम हटाएंगे, वाई को रिमूव करेंगे और फिर हम क्या जोड़ेंगे, आई, ई, एस। जैसे बेबी, बी और बी से पहले क्या मिला हमें, सॉरी वाई, वाई से पहले बी मिला यानी कि सॉरी कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो ये वाई हटेगा और इस वाई की जगह क्या लग जाएगा, आई, ई, एस, तो बेबीज। स्टोरी, वाई से पहले आर मिला, कॉन्सोनेंट है, वाई हटा तो स्टोरीज बन जाएगा। ऐसे लेडीज, फैमिलीज आपका पूछा गया था, सिटीज़ और आर्मीज। अगर आपको आते पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आते उनके लिए ये है, ठीक है, परेशानी होना, वरना को बहुत ही ईजी चीज़ मैम पढ़ा रही हैं भैया, ईजी है लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको ईजी चीज़ भी कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हम कर पाते हैं। तो उसके लिए है कि जिसे आता है वो समझ ले या रिवाइज कर ले, और जिन्हें नहीं आता है वो इस पर खास ध्यान दें, ठीक है। अगला आपका जो नियम है वो क्या कहता है, जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है उनका एफ या एफ ई हटाकर वहाँ पर वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे नाइफ, तो एफ ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, वी ई एस, एफ ई को हटाया, वी ई एस जोड़ दिया। लीफ, तो एफ हटाया, वी ई एस जोड़ दिया। ऐसे थीफ हो जाएगा, काफ हो जाएगा आपका, सेल्फ, लाइफ, हाफ और शेल्फ, इस तरीके से ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रूल है आपका, जिन नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले वॉवेल होता है और ओ के बाद एस ऐड कर देते हैं। जैसे रेडियो, ओ से पहले क्या है, ए, ई, आई, यू वॉवेल है तो रेडियोज, सिर्फ एस जोड़ देना, ऐसे वीडियोस बन जाएगा, स्टूडियोज बन जाएगा और रेशियोज बन जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कुछ नाउन में प्लूरल बनाने के लिए पूरा का पूरा बदलाव करना पड़ता है। जैसे सॉरी पूरा का पूरा कह रहे हैं, सिर्फ वॉवेल्स को बदलना पड़ता है। जैसे मैन के लिए मैन, ई लगा देंगे, फुट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा, गूस का गीस हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे बदल जाते हैं। जैसे माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, इनको ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल, फिश का फिश ही रहता है, शीप का शीप ही रहता है। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के प्लूरल देखना, ये हैं आप प्लूरल। जब प्लूरल बनाएंगे तो लॉ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ फादर में एस लगा देना है, तो फादर्स इन लॉ और मदर में मदर्स इन लॉ। सिस्टर आ जाए तो सिस्टर्स इन लॉ, ग्रांड मदर आ जाए तो ग्रांड मदर्स इन लॉ, इस तरीके से बनाएंगे। पीछे यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, कुछ शब्द सदैव सिंगुलर रहते हैं, मतलब सिंगुलर ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, फर्नीचर, पोइट्री, मतलब पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री रहेगा।
मनी का मनी ही रहेगा, एविडेंस एविडेंस ही रहेगा, एविडेंसेस नहीं कर सकते। ऐसे सीनरी का सीनरी ही रहेगा, सीनरीज नहीं कर सकते, ठीक है। इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही रहेगा, इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते। हमेशा ये सिंगुलर में ही यूज़ होंगे, प्लूरल में यूज़ नहीं होंगे। अब कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि हमें इनके साथ कोई नंबर लगाना है, यदि नंबर प्रदर्शित करना ज़रूरी हो तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नाउन दर्शाने के लिए क्या कर देंगे, ए पीस ऑफ या एन आइटम्स ऑफ या फिर ए काइंड्स ऑफ, ठीक है, और उसके बाद हम लगा देंगे। अगर इसका ऐसे ए पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर, 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से प्लूरल बनेगा, वैसे नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। अगर हमें संख्या दिखानी पड़ रही है तो ए पीसेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर फर्नीचर्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट आइए, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनके अंत में एस या ई एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे सीजर्स हो गया, सीजर नहीं बना सकते। कस्टम्स ही रहेगा, सेविंग्स रहेगा, सराउंडिंग्स रहेगा, सराउंडिंग नहीं कर सकते, एस नहीं हटा सकते हैं। पैंट्स रहेगा, ठीक है, ट्राउजर्स रहेगा, इनके अंत में एस या ई एस लगाए तो इनके अंत का एस या ई एस नहीं हटा पाएंगे। कुछ नाउन के अंत में एस लगा होता है पर ये प्लूरल ना होकर सदैव सिंगुलर यूज़ होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रेबीज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये हमेशा कैसे यूज़ होंगे, सिंगुलर ही यूज़ किए जाएंगे। प्लूरल देखने में लग रहे हैं पर ये सिंगुलर ही होते हैं। ऐसे ही सिविक्स हो गया आपका, न्यूज़ हो गया, ये सब। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको ऑप्शन से भी समझ लो, द न्यूज़ आर ट्रू और द न्यूज़ इज़ ट्रू, तो क्या है, ये सिंगुलर यूज़ होगा इसलिए आर नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, इज़ वाला सही रहेगा। इस तरीके से आपका करेक्शन के लिए भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कुछ एरर देख लीजिए, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ गलत है, सिटी आफ्टर सिटी सही है। डोर्स आफ्टर डोर गलत होता है, डोर आफ्टर डोर यूज़ करते हैं, या दोनों में, वो प्लूरल नहीं सिंगुलर रहेगा। पेज इज़ आफ्टर पेज इज़ रॉन्ग, पेज आफ्टर पेज करेक्ट। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कलेक्टिव नाउन का यूज़ सामान्यतः सिंगुलर होता है, लेकिन यदि इसमें मतभेद हो जाए, कुछ भी अलग अलग आ रहे हैं, मतभेद पड़ गया है, तो वहाँ पर हम इसका प्लूरल में यूज़ करेंगे। जैसे अवर टीम इज़ द बेस्ट टीम, हमारी टीम बेस्ट टीम है, तो टीम के बाद देखो इज़ लगा है, बता रहा है कि जो टीम है वो कैसी है, सिंगुलर है। लेकिन मान लो टीम में क्या है, कैप्टनशिप के लिए मतभेद हो गया है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कि मतभेद हो गया, तब उस टाइम पे हम आर लगाएंगे। सेंटेंस दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। लेकिन जब मतभेद होगा तब वो कलेक्टिव नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर नहीं रहेगा उस टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर बता दिया, अभी जो आपको बता रहे थे, जैसे सन इन लॉ दिया है, मदर इन लॉ दिया है, यानी कि जो इन लॉ वाले वर्ड होते हैं उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो जो नाउन दिया होता है, सन, मदर, फादर, इन सब में एस लगा देंगे। लेकिन अगर उसका एपोस्ट्रॉफी लगाना है तो लॉ में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो सन इन लॉज बनेगा एपोस्ट्रॉफी और सन्स इन लॉ बनेगा आपका प्लूरल। नेक्स्ट आपके जेंडर हैं, तो जेंडर क्या होते हैं, लिंग, ठीक है, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो पढ़े हुए थे वही आ जाएंगे। द नाउन जेंडर टेल्स अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, यानी कि जो भी संज्ञा होगी उसके सेक्स के बारे में बताएगा कि ये कैसी आपकी मेल है, फीमेल है, ठीक है, या मेल फीमेल नहीं है, तो वो आपका बताएगा। टाइप्स ऑफ जेंडर, तो इन ग्रामर नाउन देयर आर 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और आपका न्यूट्रल जेंडर, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और आपका नपुंसकलिंग। आते हैं मैस्कुलिन जेंडर पर। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल पर्सन ऑफ एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले आ जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर पर। बॉय, किंग, फादर, ऑक्स, को, ये सब आपके प्रो वगैरह, ब्रदर हो गया, ये सब आ जाएंगे, किंग हो गया, ये सब भी आपके किस में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में। नेक्स्ट आता है फेमिनिन जेंडर आपका। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल पर्सन और एनिमल, यानी कि फीमेल के बारे में स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो होंगे वो आपके आ जाएंगे फेमिनिन में, यानी कि गर्ल, क्वीन, मदर, ग्रैंड मदर, काऊ, एंड सिस्टर, ये सब आ जाएंगे आपके फेमिनिन जेंडर में। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की, तो ए नाउन दैट कैन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज सेड टू बी कॉमन जेंडर, यानी कि क्लास में बोला गया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं आपके, तो वो स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर में आ जाएगा। ऐसे टीचर, टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं,
कॉमन में आ जाएंगे। डॉक्टर मेल फीमेल दोनों होंगे, कॉमन में आ जाएगा। फ्रेंड मेल फीमेल दोनों होते, दोनों को ही फ्रेंड बोला जाता है, तो वो आपके आ जाएंगे कॉमन में। ऐसी पर्सन, इनेमी, फ्रेंड, टीचर, चाइल्ड, डॉक्टर, नेबर, स्टूडेंट हो गया आपका, ये सब किस में आएंगे? कॉमन जेंडर में। और मैस्कुलिन या फिर आपका जो होता है फेमिनिन जेंडर, इसमें जो मेल और फीमेल वो आ जाएंगे। आगे आते हैं न्यूट्रल जेंडर पर आपका। A noun that denotes a things that is neither male nor female is said to be neutral gender। यानी कि जो ना तो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। जैसे फ्रूट हो गया, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, फ्रूट, पेन, पेंसिल, पेपर, टेबल, चेयर, बुक, ट्री, ये सब किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट आइएगा रूल नंबर 1, द नाउन विच डिनोट्स पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि जहाँ पर शक्ति की बात हो, साहस, स्ट्रेंथ की बात हो, या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस की बात हो रही है, उसको वो सारे जो वर्ड्स होंगे वो किसको? मैस्कुलिन जेंडर को बताएंगे। जैसे आपका सन हो गया, टाइम, वॉर, समर, डेथ, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। इसके अपोजिट आपका होता है फेमिनिन जेंडर, यानी कि जो किसको बताते हैं? ब्यूटी को बताएंगे, ग्रेस, जेंटलनेस, मर्सी वगैरह जो आ जाए वो सब इसका आपका आएगा फेमिनिन जेंडर में। मून, अर्थ, नेचर, पीस, मर्सी, फेथ, होप, ट्रुथ, ये सब किस क्या है? आपके फेमिनिन जेंडर। ये वर्ड्स क्या होते हैं? फेमिनिन होते हैं आपके। नेक्स्ट आते हैं कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन आपके दिए गए हैं। जैसे बुल का होता है बुल या ऑक्स का काऊ, डॉग का बिच, ड्रोन का बी, बोर का सो, हॉर्स का मेयर, बग का डो, हर्ड का रो, राम का यू। नेक्स्ट स्टैग, हिंड, विजर्ड, विच हो जाएगा विजार्ड का, ड्यूक, डचेस, बैचलर, स्पिंस्टर। आपका बैचलर होते हैं जो कुंवारे पुरुष होते हैं उनको बोलते हैं स्पिंस्टर, कुंवारी लड़कियां उनको। मॉन्क सन्यासी, मॉन्क का नन हो जाएगा, नेफ्यू का नीस हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, ऐसे लॉर्ड, लेडी, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड। ठीक है, ग्रूम का ब्राइड होता है। तो इस तरीके से कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो करा दिए। मदर फादर कर ही लेंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएगा, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, तो इस तरीके से आप उनका चेंज कर ही लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन किसकी जगह यूज करते हैं? नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकते। बार बार कोई भी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, बार बार राम 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 आ रहा है, उस राम के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ही का यूज कर दें। ठीक है, तो ही क्या है? नाउन के स्थान पर यूज किया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन आपकी याद करनी वहाँ पे मैं आपको बोलती जाऊंगी। जैसे आपको नाउन और नाउन के टाइप्स की डेफिनेशन याद करनी है, प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, प्रोनाउन में आपको क्या आ जाएगा? ही, शी, हिम, यू, वी, माई, मी, ये सब आपके प्रोनाउन है। प्रोनाउन का एक बार आप चार्ट देख लीजिए क्योंकि ये आपका चार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इधर आपके पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आपके आते हैं? जो बोल रहा होता है, यानी कि बोलने वाला, जैसे कि मैं और हम, ये दो बोलने वाले आपको मिलेंगे। सेकेंड में जो सुन रहा होता है, यानी कि यू, और थर्ड में जिसके बारे में बात की जाती है तो ही, शी, इट, दे आपके आ जाएंगे। इनका सब्जेक्टिव केस होता है आई का आई सब्जेक्टिव केस, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव केस है आपके। ऑब्जेक्टिव जो इनका ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का होता है मी, वी का अस, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट और दे का देम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एक ऐसे जो वर्ड्स होंगे जो नाउन की विशेषता बता रहे होते हैं, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो याद रखना कि एडजेक्टिव के पीछे हमेशा नाउन लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, तो माई पेन, माई हाउस, माई पेंसिल, माई कार, पीछे नाउन लगा हुआ मिल रहा है ना, इन सभी के पीछे आपको नाउन लगा हुआ मिलेगा, खाली नहीं आएंगे ये कभी भी। तो देख लीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आई का माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। अब आते पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई का होता है माइन, वी का अवर्स, बाकी में एस लग जाएगा, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स हो जाएगा आपका, इट का इट्स हो जाएगा और दे का देयर्स हो जाएगा।
अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो इसमें सेल्फ लगा हुआ मिलेगा। इतना याद रखना, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में सेल्फ लगता है, जो प्लूरल होंगे उनके साथ में सेल्फ लगेगा। जैसे आई हमारा सिंगुलर है और इधर आपके जो ही, शी, इट है ये सिंगुलर है, बाकी यू आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों रहता है, तो इसमें सेल्फ और सेल्फ दोनों लगेगा। बाकी आपके तीनों प्लूरल हैं दोनों, वी और यू, तो इनके साथ में सेल्फ लगेगा। तो देखिए क्या बनेंगे, आई का बनेगा माई सेल्फ, वी का बनेगा अवर सेल्फ, यू का बनेगा योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही का बनेगा हिम सेल्फ, शी का बनेगा हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का बनेगा देम सेल्फ। इसको करेक्ट करना है SELVES, ठीक है, देम सेल्फ। वहाँ पर मैं गलती से गलत लिख गई थी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, देम सेल्फ होगा, ठीक है, देम सेल्फ याद करिएगा, देम सेल्फ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड मतलब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आते हैं वो सारे आपके किस में आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन में, यानी कि आई, वी, दे ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही, शी, इट आपका, यू ये सब सब्जेक्टिव केस आ जाएंगे। इनके ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी, वी का अवर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस किस में आएंगे, आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। डेफिनेशन इसकी नहीं आनी है, मतलब ऐसा लगता नहीं है मुझे आएगी, फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना समझ तो लीजिए ही कि क्या है। प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सन और प्लेस के स्थान पर ये यूज़ किए जाते हैं, वो है आपके पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन किसका बोध कराएगा, परपजेशन का, अधिकार का। प्रोनाउंस दैट शो पजेशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें आपका माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, योर्स, देयर्स ये आ जाते हैं, ठीक है। जैसे दिस बुक इज माइन, तो ये माइन यहाँ पर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। अगर हम बोल दें दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो ये जो माई है ये क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में ये नहीं बताएंगे। इंडेफिनिट है ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की बात नहीं करेंगे ये। जैसे इसमें सब आपके, जैसे दरवाजे पर कोई है, घर में कोई आया है, ये कोई वर्ड होता है, समवन, वन ये सब आपके आ जाते हैं। तो एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समवन, समथिंग, नोबडी, वन, ऑल, ईच, फ्यू, मैनी, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा टाइप है प्रोनाउन का। बाई चांस अगर आपसे प्रोनाउन के टाइप पूछ लिए जाएंगे कौन सा प्रोनाउन है, तो वहाँ पर आप इसका आंसर दे सकें, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी एक निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा होगा या निश्चित वस्तु की तरफ। दिस इज माई होम, दिस इशारा कर रहा है ना, ये मेरा घर है, तो यहाँ पर जो ये है वो क्या है, इशारा कर रहा है उसकी तरफ। तो ये जो होगा वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका। दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे इसमें आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट आइएगा, दिस का यूज़, दिस और दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दिस का यूज़ करेंगे जब कोई वस्तु मेरे पास रखी होगी, कोई किताब आपके पास रखी हुई है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई बुक या दिस इज़ बुक, दिस इज़ ए बुक। मान लो कोई किताब आपसे दूर रखी है तो बोलेंगे दैट इज़ ए बुक, ठीक है, जब सिंगुलर होगी वो। और मान लो किताबें रखी हुई हैं आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, जो पास में होंगी, दीज आर माई बुक्स या दीज आर बुक्स। और वही किताबें दूर रखी हैं तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हैं अगर किताबें तो क्या होंगी, दोज आर बुक्स, ठीक है। तो दूर और प्लूरल की स्थिति में क्या होगा आपका, दोज का यूज़ करेंगे। पास और प्लूरल की स्थिति में दीज का यूज़ करते हैं। इस तरीके से इनका यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ माई बुक यानी कि वहाँ पर किताब क्या है, पास में है, यानी कि नियर। और दीज आर वेरी वेरी कॉस्टली, ये भी क्या हो जाएगा, नियर, नियर वन के पास में किताबें होंगी, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं किताबें। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा होगा, प्रश्न पूछे जाने वाले प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तब प्रोनाउन, अच्छा दिस, दैट, दीज, दोज आपको वहाँ भी मिलेंगे किसमें, जैसे मैं लिख दूँ दिस बुक, तो दिस के बाद क्या आ गया आपका, नाउन आ गया। तो यहाँ पर अब ये दिस क्या रह गया आपका, ये दिस बन जाएगा एडजेक्टिव, ना कि रहेगा प्रोनाउन। इस चीज़ को ध्यान रखना, पीछे चेक कर लेना नाउन लगाए या नहीं लगाए। वहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़,
ये इस की वजह से क्या है, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है ना, इसके सीधे बात क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे जाने के में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हु का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट का पता लगाने में, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। होम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का पता लगाने में, होम डू यू लाइक मोस्ट, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो। अच्छा, यू यहाँ पर क्या है, यू ऑलरेडी सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर किसका पता कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम करते हैं होम का यूज़, ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं, होम बता रहे हैं कि कौन है, ठीक है। ऐसे हु प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन सब्जेक्ट का पता कर रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट आइए विच का प्रयोग करते हैं चॉइस या सिलेक्शन के लिए। विच इज़ योर फेवरेट कलर, कौन सा तुम्हारा फेवरेट कलर है। प्रश्न तो पूछ रहे हैं, प्रश्न के लिए विच है, लेकिन विच का यूज़ किसके लिए है, आपकी किसी चॉइस की बात हो रही है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, पिंक, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट में से कौन सा, जो चॉइस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपका, द प्रोनाउन दैट आर यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे यानी कि बांटने को शो करते हैं, जैसे आपका आइदर, नाइदर हो गया, ईच, वन, नन, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड आपके प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर, तो जिसमें आप जितने भी आपके सेल्फ वाले वर्ड होंगे सारे आ जाएंगे। किसके बारे में, ये स्वयं के बारे में, रिफ्लेक्स यानी कि खुद पर ही रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगे। द प्रोनाउंस दैट टर्न बैक अवर और रिफ्लेक्ट एंड डिनोट्स द सब्जेक्ट और द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होगा रिफ्लेक्ट होकर उसी के पास आएंगे, यानी कि उसी के बारे में बताएंगे। मैंने अपना काम स्वयं किया, यानी कि मैं मेरे बारे में ही बता रहे, मैंने स्वयं किया है, माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, खुद के ऊपर ही आ जाता है, वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताने लगता है। तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू ए डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं, दो जो आपकी क्लॉज होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। बहुत देर से बोल रही हूँ तो जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है मेरी। तो एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आपका सारे वही इंटेरोगेटिव वाले आ जाएंगे, हो, होम, वैन, और आपका वेयर, हुज, और साथ में एक आपका आता है दैट, ठीक है, सारे वही आ जाएंगे। अब ये इंटेरोगेटिव क्यों नहीं रहेंगे, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले समझ लो कि हु वगैरह इनका यूज़ कहाँ करना है। तो हु का सेम आपका व्यक्ति के लिए यानी कि सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, होम का यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के लिए, हुज का यूज़ होगा पोजीशन या ओनर के लिए, विच का चॉइस या सिलेक्शन के लिए होता है, वैन का यूज़ होता है टाइम के लिए, वेयर का यूज़ होता है स्थान के लिए, ठीक है। जैसे देख लो, ही इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन द मैच, यह ही इज़ बॉय वह लड़का है जो जिसने क्या किया था, मैच जीता था। तो हु यानी कि इस लड़के के लिए ही बोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हु सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हु के बाद वर्ब आती है, तो जो हु से पहले जो एंटीसीडेंट होता है यानी कि जो भी आपका नाउन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी देख लीजिए, आई हैव अ सन, मैं मेरे एक बेटा है, हुम आई लव वेरी मच, जो मुझे यानी कि ऑब्जेक्ट उसका लड़का उसको ज़्यादा प्यार करता है ना, सॉरी, हुम आई लव वेरी मच यानी कि मैं उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने लड़के को ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ए सन यानी कि अपने बेटे को भी प्यार कर रहा है वो, तो हुम लगेगा यहाँ पर, ना कि हु लगेगा। वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हु स्पीक द ट्रूथ। तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस था, वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर हु की जगह आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि क्या भरा जाएगा यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पहले से मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट का पता लगाया जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हु। नेक्स्ट आते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। तो द प्रोनाउंस दैट शो म्यूचुअल रिलेशन अमंग देमसेल्व्स आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि जो दो प्रोनाउन के बीच में क्या है, रिलेशन को बता रहे होंगे, म्यूचुअल रिलेशन होगा उनके बीच में, उसको बता रहे होंगे। जैसे ईच अदर, तो ये दो लोगों के बीच में बताएगा, वन अनअदर
मोर देन टू, जब दो से ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में जो आपसी संबंध होगा ना, उसको दर्शाने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ईच अदर में दो लोगों के बीच में संबंध दर्शाया जाएगा, और वन अनदर में आपका दो से अधिक के लिए, मोर देन वन के लिए। अब है क्या, आपका एरर जब दी जाएगी तो वहाँ पर आपको मान लो मोर देन वन का सेंटेंस दिया और आपको लिख के वहाँ दिया जा रहा है ईच अदर, तो वहाँ पर ईच अदर हटा के हमको क्या लगाना पड़ेगा, वन अनदर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पहला सेंटेंस क्या है, बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज ईच अदर, दोनों क्या है, दोनों लड़के एक दूसरे को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ईच अदर लगेगा ना कि वन अनदर। अगर वन अनदर आपका लग के आ रहा है तो वो गलत लगा हुआ है, आपको वहाँ पे वन अनदर हटा के करेक्ट करने के लिए ईच अदर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, वी शुड लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सारी जो कंट्री के लोग हैं सब एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, मोर देन वन है, तो वहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो पहला रूल आपका क्या है, यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन सिंगुलर आ रहे हो तो और वो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो सेंटेंस, तो उनका जो क्रम रहता है वो 2 3 1 रहता है, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर आपका फर्स्ट पर्सन। तो कैसे रहेगा, यू एंड यू, ही और फिर आई, पहले सेकेंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि वाक्य में इसी तरीके से सारे आपके सिंगुलर प्रोनाउन आ रहे हैं पर सेंटेंस जो है वो आपका निगेटिव सेंस दे रहा है, तब वहाँ पर 1 2 3 का यूज़ करते हैं। 1 2 3 क्रम रहेगा इसका, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकेंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन। जैसा कि एग्जांपल लिखा है, आई यू एंड ही मेड ए ब्लंडर, तो आई यू एंड ही ये आपका करेक्ट है, अगर आगे पीछे लगा हुआ है तो वो इनकरेक्ट रहेगा। ये आपके एरर में क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से। नेक्स्ट आता है, यदि तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्रम कैसा रहेगा, उनका क्रम चाहे आपका सेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव, उनका क्रम हमेशा 123 ही रहता है। जैसे वी, एक का मतलब है आपका फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, तो क्रम क्या रहेगा, वी यू एंड दे शुड नॉट गेट डाउन द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर थर्ड पर, लेट, लाइक, बिटवीन और बट, ये अगर आ जाएं तो इनके बाद हम हमेशा लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रपोजिशन आपका आ जाता है तो इनके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, जैसे कि लेट मी, लेट अस। ठीक है, ये आ जाएगा, एड दिख रहा है ना आपको, प्रपोजिशन है आपका, तो इसके बाद हम मी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बाद किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, मी हो गया आपका, अस हो गया, ये आपके आएंगे, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4, कंपैरिजन सब्जेक्ट सब्जेक्ट का होता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे ही इज़ टॉलर देन आई, तो ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही के लिए सब्जेक्टिव केस ही आएगा, चाहे आई लगाओ चाहे वी लगाओ कुछ भी लगाओ, लेकिन सब्जेक्टिव केस ही आएगा, मी नहीं कर सकते, मी लगा हुआ है तो वो गलत है, अक्सर मी लगा के ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एज मच एज ही या हिम, तो मैं तुम्हें उसके जितना पसंद कर रहा हूँ ना, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी कि यू को कितना, उसके जितना, यू ऑब्जेक्ट है तो यू का यू ऑब्जेक्ट से भी कंपैरिजन होगा, तो ही ना आके क्या आएगा यहाँ पर, हिम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर, जब इट का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद इज, आर, एम, वॉज, वर हो, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे इट इज़ आई हो जाएगा, इट वॉज ही हो जाएगा, यानी कि इट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज, आर, एम, वॉज, वर, तो उसकी जस्ट बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, कोई सा भी आ जाए। ठीक है, रूल नंबर 6 है आपका, आइदर एंड नाइदर का यूज़ दो चीज़ों के लिए होता है, वन, एनी वन एंड नन का यूज़ दो से अधिक के लिए करते हैं, ईच अदर का यूज़ दो के लिए करेंगे और वन एंड अदर का यूज़ दो से अधिक के लिए करेंगे, जो भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ लिया था हमने। तो यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए, नाइदर ऑफ टू ऑप्शंस इज करेक्ट, तो नाइदर ऑफ टू, टू के बीच में नाइदर आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। नन ऑफ द 100 स्टूडेंट्स पेड देयर फी, यानी कि 100 स्टूडेंट्स, यानी कि ये दो से ज़्यादा हैं तो इसके लिए नन का यूज़ किया है। वन ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, अभी बताया था आपको क्या पर, यहाँ पर कि जो आइदर का यूज़ है, आइदर नाइदर का दो के लिए, वन, एनी वन और नन का दो से अधिक के लिए, तो वन का यूज़ क्या होगा, दो से अधिक, यानी कि 3 फ्रेंड्स, दो से अधिक हैं, 3 नंबर है तो ये भी करेक्ट रहेगा। वी शुड लव वन अनदर, तो ये भी आपका सही है। बोथ बॉयज़ क्रिटिसाइज ईच अदर या वन अनदर, तो वन अदर नहीं लगेगा, ईच अदर लगेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 पर।
कुछ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, नन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनके साथ ही, हिम, हिज इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, इट नहीं लगाएंगे। किसी क्या लगाएंगे? ही। अगर ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है तो वहाँ पर हिम लगा दो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप हिमसेल्फ लगाओगे। इट का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं कि जब आपका क्या हो, समवन, एनीवन, एवरीवन ये सब हो। ठीक है, वन 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 वाले। ठीक है, एवरीबडी, देखो एवरीबडी भी आ जाएगा, बड़ी बड़ी वाले भी आएंगे। तो एवरीबडी शुड लव इट्स कंट्री, ये गलत हो जाएगा आपका। इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? हिज कंट्री। इसके अपोजिट है आपका जब थिंक वाले आ जाएंगे ना, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम हिज वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। तो जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिट, तो यहाँ पर इट्स वाला ठीक है। थिंग आएगा तब हम इट्स लगाएंगे। और जब थिंग नहीं आएगा आपका, यानी कि जब आपका सिर्फ क्या आ रहा है, बडी या वन आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हिज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वन के साथ हमेशा वंस का यूज़ होता है, ये तो पता ही होगा। वन के साथ वंस लगेगा, इट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ना हिज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 10 है, ईच मैन एंड ईच बॉय हैज़ डन हिज वर्क टाइमली, यानी कि ये कैसे आते हैं? इनके साथ सिंगुलर आपकी लगती है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर काउंट होते हैं, ईच ईच। ऐसी एवरी वाले भी आपकी क्या हो जाएंगे? सिंगुलर में हो जाएंगे। देखो हिज लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका रूल है, आइदर आई और ही लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? आइदर यू एंड और दिया है तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेंटेंस पूरा लिखा होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है जब आइदर और दिया गया होता है आपका, तो हेल्पिंग वर्ब जो लास्ट में आपके दिए होते हैं इन्हीं के अनुसार लगेगी। ही के लिए हिज आएगी, आई के लिए एम आएगी, दे के लिए आर। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, इन जो पीछे लगे होते हैं ना और के बाद, इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे। नेक्स्ट है, आई एंड यू, ही एंड वी, ही एंड शी, इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए और आपसे कभी भी पूछा जाए सेंटेंस पे कि इनका पजेसिव केस यूज करना हो, पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करने को बोले या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करने को बोले, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग लगेगा? तो वो लगता है आपका 1 2 3 के प्लूरल के अनुसार, यानी कि जो भी आपका दिया गया है इसमें क्या है, छांटो। अगर फर्स्ट और सेकेंड मतलब दो दो के पेयर मिलेंगे आपको, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन मिल रहा है तो पहले फर्स्ट को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सेकेंड थर्ड मिल रहा है तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे? सेकेंड को देंगे। और फर्स्ट और थर्ड मिल रहा है तो प्रेफरेंस किसको देंगे? फर्स्ट को देंगे, और वो भी इसके प्लूरल को। इसका प्लूरल देखिए, समझिए कैसे, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन आ रहा है तो किसके पास जाएंगे? फर्स्ट के पास जाएंगे। और इस फर्स्ट का क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि इसका सॉरी प्लूरल, फर्स्ट का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। और इस वी की वजह से क्या होगा? वी का आपका पजेसिव केस आएगा, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जो आपका होता है अवर या अवर्स। नेक्स्ट, ही एंड वी दिया है तो ही आपका थर्ड पर्सन है और वी क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन, तो हम किसके पास जाएंगे? फर्स्ट पर्सन के पास जाएंगे। फर्स्ट का प्लूरल क्या होता है? वी ही होता है। वी का आप बताइए पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या होते हैं? अवर और अवर्स, तो वही लग जाएंगे। नेक्स्ट, ही एंड शी के पास जाते तो ही एंड शी दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के प्लूरल के पास जाओ। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है आपका? दे होता है। और दे का पजेसिव प्रोनाउन या सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा आपका? देयर और देयर्स। ऐसे यू एंड ही दिया, तो यू एंड दे दिया गया है तो यू आपका सेकेंड पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है, तो हम किसके पास जाएंगे? सेकेंड पर्सन के पास, यानी कि यू के पास। और यू का प्लूरल यू ही रहता है, और उस यू का जो आपका सब्जेक्टिव सॉरी पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है आपका? यू और योर्स होता है। ऐसे ही शी और योर का भी हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है। मैराथन क्लास है तो बड़ा तो जाएगा ही सीधे सीधे, और बहुत देर से मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैं उस क्लास में आपका पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये थोड़े कम हो जाए, क्योंकि देखिए जब मैंने आपको सिलेबस कराया था सीधे प्रॉपर डायरेक्ट कराने या प्रॉपर एक्टिव पैसिव कराने, तो सीधी सी बात है वहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको भर के जितने होंगे सारे करवाऊँगी। लेकिन अब रिवीजन की क्लास है तो एग्जाम्पल थोड़े कम समझाऊँगी वहाँ पर, और आपकी इस तरीके से सेकेंड क्लास में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। कल मैं आप कोशिश करूँगी डालने की, या फिर आज शाम तक जो रात में आपके 10 या 11 बजे तक अगर हो पाएगी अपलोड तो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। पूरा रिवीजन है तो काफ़ी बच्चों का रिवीजन हो जाएगा इससे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिनका जो एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें फटाफट सिर्फ रिवीजन करना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।